नमस्कार, मैं हूं देवू मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान जंक्शन, जहां हर मोड़ पर एक नया ज्ञान मिलता है। कुछ दिन पहले मैं आनंद रंगनाथन का एक वीडियो देख रहा था जो इंडियन टूरिज्म के ऊपर था। तो उसमें जो मैंने सुना, मुझे थोड़ा सा उसमें लगा कि बात में बहुत दम है और उस पर हमें डिस्कशन करना चाहिए। उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि पेरिस जैसे छोटे से सिटी में 25 मिलियन से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट एवरी ईयर आते हैं, और वहीं पे हमारे कंट्री इंडिया में, जिसका पॉपुलेशन मोर देन 1.4 बिलियन है, वहां पे 11 मिलियन से थोड़ा सा ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट हर साल आते हैं। तो ऐसा क्यों है? हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, और जो कि ग्रीस में इसके आधा से भी कम है। फिर भी ग्रीस के जो फॉरेन टूरिस्ट है उनके 1/3 फॉरेस्ट टूरिस्ट हमारे इंडिया में आते हैं। हमारे जो सन टेम्पल है कोणार्क में, वहां पे साल में 9,000 टूरिस्ट आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट। जहां पे पेरू में जो सन टेम्पल है उसमें 1.5 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। तो ये सारी बातें थोड़ा सा दिमाग को हिला दिया। तो मैंने सोचा कि हमारे इंडियन टूरिज्म को लेके हमें किसी से बात करना चाहिए। तभी मुझे मिले ऐसा एक गेस्ट जो आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं, जिनका 40 साल से ज्यादा टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर एक्सपीरियंस है। वो है मिस्टर मृत्युंजय मिश्रा। वेलकम सर टू आवर स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर। आज हम बात करेंगे जो अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बोला उसी पे बात करेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर आपका दे सकते हैं तो। देखिए, 12वीं क्लास साइंस करने के बाद में ना, मेरे पिताजी और मैं अक्सर ना, पिताजी अपने दोस्तों से बात किया करते थे टूरिज्म के बारे में। 1982 का जब यहाँ पर एशियन गेम्स चल रहे थे तो उसके बारे में घर में चर्चा बनी रहती थी। और फिर मेरा ही मन किया कि क्यों ना आने वाले टाइम में जब मैं 12वीं पास करूँ तो क्यों ना मैं पर्यटन में लूँ। तो हुआ भी ऐसे, 12वीं में फर्स्ट क्लास आई और मुझे दिल्ली के कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में एडमिशन मिल गया पर्यटन के अंदर। तो 1981 में जब मुझे एडमिशन मिला, उसके बाद में लगातार 84 तक मैंने बीए किया। 86 मैंने वहाँ से ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया टूरिज्म में। और धीरे धीरे फिर मैं कभी दिल्ली टूरिज्म के अंदर, तो कभी केरला टूरिज्म में, कभी यूपी टूरिज्म में, कभी टाई काउंटर पर करते करते लगातार मैं टूरिज्म को पीछा नहीं छोड़ा। और एक दिन ऐसे ही मेहनत करते करते स्टाफ सिलेक्शन से टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का एग्जाम पास हुआ और मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में अधिकारी बन के आ गया। अच्छा। उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा, लगातार विदेशी भाषाएं सीखता रहा। अपना जो जितना मैं रिसर्च कर सकता था घूमता रहा इधर से उधर, जहां मुझे सरकार भेजती मैं बेहिचक चला जाता, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता और लोगों को वही डिलीवर करता। आज वो इतना मुझे फल दे रही हैं, इतना मुझे सुकून दे रही हैं कि मुझे लगता है कि मैं उन भाग्यशाली व्यक्तियों में से हूँ जिन्होंने तमाम हिंदुस्तान के राज्यों को अपनी आंखों से देखा है। एक्चुअली वी आर लकी कि आपसे आज बात करने को मौका मिला है, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है उससे हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो सबसे पहला मेरा यही क्वेश्चन होगा कि ये जो इतने साल में, पिछले 15 साल या 17 साल में आपने कुछ बदलाव देखा है इंडियन टूरिज्म के ऊपर, कि क्या चेंजेस हुआ है? और बहुत बहुत बदलाव आया है। देखिए, पहले जब हम लोग स्टार्टिंग में जब भर्ती हुए पर्यटन में, तो हम लोग दूसरे राज्यों में जाते थे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, उसको कंपाइल करते थे ऑफिस में आकर, फिर डिस्ट्रीब्यूट क्या करते थे। अब ऐसा कुछ हो नहीं रहा, लोग अब उससे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं ले रहे। वो गूगल बाबा देते हैं, पढ़ते हैं, आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, लेकिन जब तक आप किसी जगह को देखेंगे नहीं, जब तक उसकी वास्तविकता नहीं समझे, जब तक उस जगह की मिट्टी से ये नहीं पता चलेगा कि उस मिट्टी का इतिहास क्या है। हर ईंट का अपना इतिहास होता है, अगर आप वो नहीं जानेंगे तो हम वो आगे डिलीवरी नहीं कर सकते। और आजकल क्या पर्यटक क्या चाहता है कि उन्हें अपने शब्दों से कन्विंस कर सकें, और कोई भी किताबी ज्ञान हो वो भावों का रूप नहीं ले सकता। मैं ये मान के चलता हूँ कि सभी पर्यटन विभाग के कर्मचारियों को बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ जहाँ वो काम कर रहे हैं उसके हर कोने की, हर स्थल की जानकारी पूरी तरह से होनी चाहिए। और उन्हें ये भूल जाना चाहिए कि वो अधिकारी हैं। एक गाइड से अब अधिकारी तक उनको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जैसे मतलब अगर देखेंगे आप, तो इंडिया में ओनली 30 मिलियन से ज्यादा, अराउंड 30 मिलियन है जो इन टूरिज्म इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट मिला है। हालांकि 300 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए, एंड इसके ऊपर बहुत प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। उसके ऊपर आपको क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक हमारी भारत सरकार की गाइडलाइंस है, जहाँ तक ट्रैवल एजेंसीज की बात है, जहाँ पर होटल्स की बात है,
हमने हर जगह लिखा है कि भाई उन्हीं लोगों का अभिप्राय है जिन्होंने टूरिज्म में काम किया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो भाई भतीजा बात के अंदर इतना कुछ हो जाता है कि जो टूरिज्म के लोग होते हैं ना, जिन्हें उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए, जो 5-5 साल पर्यटन के बारे में पढ़ के आते हैं, अक्सर उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है और वो दूसरी जगह में चले जाते हैं। जैसे मैं ही अपनी उसमें था तो मैं अकेला आदमी था जिसको पर्यटन विभाग में नौकरी मिली। बाकी सब दूसरी जगह में नौकरी करने लगे। कोई ट्रेवल एजेंसी में चला गया, कोई बैंक में चला गया, कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चला गया, कहीं चले गए, कहीं ऑफिस मैनेजमेंट करने में लग गए। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से बात होनी चाहिए। अपने अंदर ऐसी शक्ति भी होनी चाहिए कि हम लाइन से भटके नहीं और उसी लाइन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। गाइडलाइन बिल्कुल ठीक है, पर सरकार को थोड़ा और टफ होना पड़ेगा कि उन लोगों को नौकरी मिले। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि एक तरफ पढ़ाई और एक तरफ पर्यटन के छात्र, अगर उनको नौकरी मिले तो देश में ज्ञान देने वालों की कमी नहीं रहेगी और हम कभी नहीं सोचेंगे कि जो पर्यटन में काम कर रहे हैं उनको अच्छा वार्तालाप नहीं कर पा रहे, अच्छा नहीं कर पा रहे। एक बार मौका दीजिएगा, सफलता उनके कदम चूमेगी। पर आपको ये नहीं लगता है कि देखिए हमारे जो कंट्री है इसका जो हेरिटेज है 1000 साल पुराना हेरिटेज, एंड वी हैव गॉट सो मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आल्सो, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस थोड़ा कम नहीं है कि टूरिज्म को डेवलप किया जाए? सर मैं ये मान के चलता हूँ, विकसित भारत पुरातन भारत को विकसित किए बिना विकसित नहीं हो सकता है। तो अभी तक हमने क्या किया पिछले कई सालों में, किसी सरकार के बारे में, सरकार का नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्या था कि हम सिर्फ ताजमहल या मुगल या एंशिएंट इंडिया को मिडिवल इंडिया को ही हम लोग प्रमोट करते रहे। हमने कभी एंशिएंट इंडिया को, पुरातन काल को कभी देखा ही नहीं, कभी विकसित नहीं किया। मैं ये जरूर बोलूंगा, आधुनिक भारत की सरकार ने, चाहे वो सरदार पटेल की मूर्ति बनाई हो, चाहे राम मंदिर बनाया हो, चाहे मथुरा कॉरिडोर की बात कर रहे हो, इतने नए पर्यटक आए हैं कि आप ये देखेंगे कि जितने पर्यटक एक विदेश में राज्य में नहीं आ रहे, उससे ज्यादा पर्यटक हमारे पास में आ रहे हैं। 60 करोड़ अगर पर्यटक आ रहे हैं, पूरा नेपाल आ गया, मॉरिशस आ गया कुंभ मेला के अंदर, तो कुछ तो बात रही होगी। तो हमें इस चीज को बहुत पहले से लाना चाहिए था। अभी भी देर नहीं, हम प्रकृति के पथ पर हैं और वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान पर्यटन के क्षेत्र में एक अग्रणी देश होगा। पर्यटन देश के आर्थिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, तो उस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि अगर मैं आपको डेटा वाइज बताऊं तो जो टूरिज्म इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में ओनली 2.6% है, या अभी शायद 5% तक आ गया होगा। तो ये बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो उस पे आपका क्या कहना है? सर कोविड के बाद में ना जनाब, सबसे बड़ी बात ये रही कि कई लोगों ने अपनी ट्रैवल एजेंसी बंद कर दी, होटल्स को बड़ा नुकसान हो गया, सब कुछ एक खतरे में लगने लगा कि भारत का पर्यटन कभी अपनी ऊंचाई को छू पाएगा नहीं छू पाएगा। लेकिन आप ये देखिएगा कि 57 से हमने 163 एयरपोर्ट बनाए हैं। अब 2023 में अगर हम बोलें कि 18 करोड़ आदमी आए, उसमें 9 करोड़ तो विदेशी थे, बाकी करोड़ हमारे OCI थे या NRI थे। हम ये नहीं कहते कि हमने विदेशी टूरिस्ट या NRI को हम किसी को इग्नोर करें, हमें दोनों ही का स्वागत करने हैं। कुछ साल पहले मैं एक WTA की मीटिंग में था, मैं उनका लियाजन ऑफिसर था, उनके WTA चीफ था, तो उसमें स्टेज पे बात चली थी कि हिंदुस्तान को चाहिए क्या, क्वालिटी चाहिए या नंबर चाहिए। उस समय ये बात चली उन्होंने, नहीं हिंदुस्तान को नंबर चाहिए। यकीनन हमें नंबर चाहिए, हमें बहुत सारे पर्यटक चाहिए, ताकि जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, मल्टीप्लायर इफेक्ट में चाहे वो चपरासी हो, चाहे स्कूटर वाला हो, चाहे स्ट्रीट वेंडर हो, कोई भी होटलियर हो, कार हो, गाइड हो, ऑफिसर हो, सबको पैसा चाहिए। और यही पर्यटन इन सब लोगों को मल्टीप्लाई इफेक्ट करता है। सर्कुलेशन ऑफ मनी इज बहुत 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 जरूरी है किसी देश की प्रगति के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सब ठीक चल रहा है। अभी सरकार भी मदद कर रही है, सरकार रोड शो कर रही है। हालांकि मैं ये मान के चलता हूँ कि जितने रोड शो कर रही है और ज़्यादा रोड शो करने चाहिए, क्योंकि विदेश में अभी भी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि हिंदुस्तान में स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं। अगर वो हम सब उजागर कर सकें तो ये देश के हित में होगा। तो क्या हमारे अभी वर्ल्ड में सारे कंट्री में हमारे टूरिज्म के ऑफिसेस नहीं है क्या? ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे सारे ऑफिसेस बंद हो गए हैं। तो सरकार बोलती है कि बजट नहीं है और सारी एम्बेसीज को प्रमोट करेगी। मेरा तो सरकार से फिर भी यही आग्रह रहेगा कि आप अगर ऑफिस बजट के कारण ऑफिस नहीं खोल सकता, कोई ऐसी बात नहीं है, हमारा एक पर्यटन का आदमी कम से कम वहां जरूर ट्रांसफर किया जाए ताकि वो लोगों को ज्ञान दे सके। जब मैं बाहर की पोस्टिंग में, जब मैं एम्स्टर्डम में था, हम लोगों को बोलता कश्मीर जाओ। तो लेह में उस समय कारगिल वार हुआ था, तो उन्होंने कहा कि लेह रेस्ट्रिक्टेड एरिया, जो काम
पर्यटन अधिकारी या पर्यटन विभाग के अधिकारी कर सकते हैं, वो किसी एम्बेसी के व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वो दर्द ही नहीं होगा। वो प्रोटोकॉल में लगे हैं, वो अपने वीजा में लगे हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कौन देगा? हम पर्यटन के लोग, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों चाहे केंद्रीय सरकार के हों, वो बचपन से ट्रेंड इसी तरीके से किए गए हैं कि वो डिलीवर कर सकें। उनको टारगेट दिया जाता है कि नहीं, हमें इतना नंबर चाहिए, आप जैसे मर्जी करो, चाहे इस टूर ऑपरेटर को बुलाइए, चाहे उस ट्रैवल एजेंट को बुलाइए, उन लोगों को भेजिए हिंदुस्तान में फैमिलाइजेशन टूर के लिए, जो सब कुछ करते हो, जो एशिया करते हो, हिंदुस्तान ना कर रहे हो। और यही कारण था कि हर साल पर्यटन विभाग के जो ऑफिस बाहर थे, तो पर्यटन भी देश के अंदर बहुत 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 बढ़ा। लेकिन धीरे धीरे जब ये ऑफिस बंद हो गए कोविड के बाद में, तो ये अफसोस की बात है कि हम सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि अगर हमने फिर अपनी ऊंचाई को छूना है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने ऑफिस को विदेशों में खोलना होगा। हमें तो ऊंचाई के लिए भी बहुत दूर जाना है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत दूर जाना है। लेकिन मैं फिर क्योंकि सरकारी आदमी और अपना काम भी कर रहा हूँ, तो मैं दोनों का पक्ष रखूंगा। सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं हैं, सरकार हर बजट को देने के लिए तैयार है अगर उसमें देश का फायदा हो रहा है। लेकिन कहाँ हम सोचते हैं कहाँ लैग कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम पूरी तरह से तैयार हों, तो हमें कोई ताकत नहीं है, हम संसार के पहले 10 नंबर में आ सकते हैं जहां पर वर्ल्ड रैंकिंग की बात होगी पर्यटन की, लेकिन सुरक्षा हमें हर व्यक्ति को देनी होगी। अभी भी क्या है कि जनाब, हम कनॉट प्लेस में जाते हैं, टूरिस्ट बोलते हैं जगह जगह के पर नकली पर्यटक कार्यालय बने हैं भारत सरकार के, तो वो ना उसमें धोखा खा जाते हैं। एक बार वो ठीक है यार, 15 दिन के लिए हैं, 15 दिन में उन्होंने अपना काम कर लिया, लेकिन 15 दिन के बाद जब वापस आ रहे हैं, तो हम लोग ना उनके दिलों पे कोई अमिट छाप नहीं छोड़ पा रहे। हमें वो अमिट छाप छोड़नी है, और पर्यटन जाते हुए हम उनसे इंटरव्यू लें कि आपका भारत में एक्सपीरियंस कैसा रहा। उस फीडबैक पे हमें हर एक केस स्टडी तैयार करनी है। मुझे लगता है कि ऐसे सब मिलकर करेंगे। तो और जब आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो नारी सुरक्षा कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? और मैं कहता हूँ नारी सुरक्षा बहुत 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 जरूरी है। यद्यपि ये छोटे मोटे जो इंसिडेंट, मैं ये बोलूंगा सिर्फ छोटे मोटे इंसिडेंट, हम बहुत बड़ा एक बात का पतंग बना लेते हैं, बन जाता है। हाँ, बन जाता है, क्योंकि हमारी मीडिया शायद हमें सपोर्ट नहीं करती है। ऐसे विदेशों में भी होते रहते हैं, लेकिन जहां पर इतने फीमेल, जैसे नीदरलैंड के बहुत फीमेल ग्रुप आते हैं, जर्मनी के बहुत विदेश ग्रुप आ गए, अभी थोड़े दिन में इंडोनेशिया का ग्रुप आया था। तो हम जब नारी पूरे 50 आदमी भारतीय विदेशी नारियों से भरे हुए हैं, हमें जाते हैं उनका इंटरव्यू लेना चाहिए। हमें वो भी लोगों को दिखाना चाहिए, देखिए सुरक्षित दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। अगर छोटा मोटा इंसिडेंट हो रहा है तो उसको हम सुधार जरूर लाएंगे, और हम ऐसा कर नहीं पाते। हमें करें तो मुझे लगता है कि विश्व की जो तमाम महिलाएं हैं वो भारत में आने के लिए आकर्षित रहेंगी, क्योंकि भारत के पास 2 चीजें बहुत अच्छी हैं, एक आपस का प्यार और दूसरा मेटाफिजिक्स, जहां पर वो योग के द्वारा मतलब सही रहते हुए ईश्वर से मिलन हो रहा है, बात हो रही है, शांति मिल रही है, अकल्पनीय शक्ति का संचार हो रहा है उनके। अभी मैं आपको और एक टिपिकल एग्जांपल आपको पूछूंगा उसके बारे में, जैसे आपका व्यू पॉइंट जानना चाहूंगा। जैसे बिहार है, बोधगया, जहां पे बुद्धा का एनलाइटनमेंट हुआ था, एंड वहां पे अगर आप फॉरेन टूरिस्ट के जो इन्फ्लक्स देखोगे, अराउंड 0.25 मिलियन हैं, एंड वर्ल्ड में अगर आप बुद्धिस्ट की अगर देखोगे तो 535 मिलियन बुद्धिस्ट हैं, जो आपके एशिया में आपका जापान हो गया, कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, चाइना हो गया, भरे हुए हैं। बट अगर उसी पे हम काम करें तो हमारे पास खाली बोधगया में इतना टूरिस्ट आएंगे कि हम सोच नहीं सकते उसके बारे में। आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। ये शायद हम इस बुद्धिज्म और जैनिज्म को इतना एंकेश ही नहीं कर पाए जो हमें एंकेश करना चाहिए था, क्योंकि तमाम, चाहे कम्बोडिया हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे और जापान हो, ये सब लोग यहाँ आने के लिए बेचैन है। श्रीलंका के लोग आने के लिए बेचैन, ग्रुप में आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सुरक्षा के अंदर एक पूरा उनको आश्वासन नहीं दे पा रहे, उनके अंदर जो भय बैठ रहा है हमको हटा नहीं पा रहे। और दूसरी चीज, हम वहां पर और अच्छे स्टैंडर्ड के होटल भी बना सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास शायद 1,66,000 होटल हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और उसके अलावा हम 2-3 साल में और 5,000 रूम और पैदा कर सकते हैं। लेकिन हमें मोनेस्ट्री के अलावा, जो वहाँ पर दुनिया भर की मोनेस्ट्री, वहाँ छोटे मोटे और अकोमोडेशन पैदा करनी होंगी, चाहे वो सप्लीमेंट्री अकोमोडेशन जिसे हम बोलते हैं, चाहे वो गेस्ट हाउस के रूप में हो, चाहे वो बेड एंड ब्रेकफास्ट के रूप में हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो इन हो, चाहे वो धर्मशाला हो, जहाँ पर हम उनको सस्ते में भी जगह दे सकते हैं। और अगर हम ऐसा देने में कामयाब हुए तो मुझे लगता है कि वो देश जो अभी तक इससे परिचय नहीं है, बुद्धिज्म
बहुत जमकर आएगा, क्योंकि विदेशी संस्थाएं भी भारत के अंदर बुद्धिज्म प्रमोट करने के लिए बेचैन हैं, बेकरार हैं। शायद अकोमोडेशन और सुरक्षा हम उनको पूरी तरह से नहीं दे पा रहे, उसके थोड़ा सा कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो राज्य सरकार है इस समय बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और आने वाले टाइम में वहाँ पर अच्छी अकोमोडेशन भी होगी, अच्छी सड़कें भी होंगी। मुझे लगता है कि राज्य सरकार जितने भी हैं राज्यों को, जैसे बिहार हो गया या उड़ीसा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि सन टेम्पल के लिए ओनली 9,000 फॉरेन टूरिस्ट आए हैं, तो सारे राज्यों का अभी फोकस बदलना चाहिए। स्टेट टूरिज्म को लेके उनको बहुत अच्छा और बहुत आगे का सोचना होगा, इसमें कोई शक नहीं है। एक राजनीति से ऊपर हट कर सोचना पड़ेगा अगर वो अपने राज्य का विकास संपूर्ण रूप से चाहते हैं तो। और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस उनको वहाँ पैदा करनी पड़ेंगी, उनको करनी चाहिए। स्किल, कई बार क्या होता है कि स्किल डेवलपमेंट के अंदर उनके अंदर वो लोग नहीं मिल पाते, और दिल्ली से पढ़ा हुआ आदमी 2 टायर 3 टायर सिटी में जाना चाहता। तो भारत सरकार की स्कीम भी अच्छी है कि वो स्किल डेवलपमेंट के रूप में वहाँ के लोगों को ट्रेन कर रही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को आगे आना चाहिए ताकि वो कम से कम महीने में या साल में 40 लेके 50 आदमी ऐसे पैदा करें जिनको ट्रेंड कर सकें, ताकि वो इंडस्ट्री में एक अच्छा नाम पैदा कर सकें और लोगों को लगे कि यार इस बार हमें सर्विस अच्छी मिली है, मैं खुद तो आऊंगा, अपने साथ 10 लोगों को और भेजूंगा। बिल्कुल। जैसे आपने होटल रूम के बारे में बात किया था कि हमारे यहाँ पे अराउंड 1.5 लाख से अराउंड दैट होटल रूम से 2 लाख के आसपास होटल रूम्स इंडिया में हैं, जहाँ की चाइना में, ओनली चाइना कंट्री की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 20 मिलियन होटल रूम्स है। तो कहाँ वो है, कहाँ हम हैं। होटल इंडस्ट्री दुखी है कि उनके ऊपर जीएसटी लग रहा है, बहुत सारे इश्यूज है उनके साथ, तो इसलिए वो आना नहीं चाहते हैं। तो हमारे अगर टूरिज्म को डेवलप करना है तो होटल रूम जो बेसिक चीज है उस पर हमें काम करना चाहिए। बिल्कुल सच बात है। तो उस पे आप और कुछ अगर सर, भारत सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम लगा रखी, एक चला रखी है, जिनके पास 6 कमरे थे वो आराम से भारत सरकार से अप्रूवल करा सकते हैं। लेकिन भारत सरकार को चाहिए कि टाइम बाउंड, या तो वो उनको हाँ करे या ना करे। अब उनके पास क्या कई सारी एप्लीकेशन 2-2, 3-3 हज़ार रुपए, मैं उनको कई बार गुजारिश करने गया कि आप एप्लीकेशन को पेंडिंग मत रखिएगा, उनको करिएगा। इसी तरह सराय एक्ट के अंदर जो अपना होटल खेल रहा है, गाइडलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलनी चाहिए कि वो आपको ये पेपर यहाँ जमा करें। ये नहीं कि डीडीए के पास तो स्टेट गवर्नमेंट की जो कॉर्पोरेशन उनके पास अलग जा रहे हैं, पुलिस के पास अलग जा रहे हैं, हर जगह उनको एक ऐप दे दें कि भैया आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, हमें ये दें, हम यहाँ से वो आपको क्लियरेंस देंगे, आप होटल बनाइएगा या अपनी धर्मशाला बनाइएगा या अपनी कोई भी ऐसी जगह जो चाहे वो टैवरेन हो, चाहे इन हो, चाहे वो गेस्ट हाउस हो, बनाइएगा ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके। लेकिन मैं स्टेट गवर्नमेंट को ये भी जरूर बोलूँगा, जितनी मोनेस्ट्रीज हैं, अक्सर क्या होता है कि जापानीज या जो बुद्धिस्ट धर्म को मानने वाले लोग हैं, मान्यता को मानने वाले लोग हैं, वो मोनेस्ट्री में रहते हैं, तो उसका ना तो टैक्स सरकार ले पाती है, ना ये पता लगा कितने नंबर आए। तो मोनेस्ट्री से भी ये गुजारिश करने, सरकार जरूर गुजारिश करे कि वो नंबर जरूर बताए कितने में आया, ताकि अब अक्सर ये देखा हो जहाँ जिस राज्य में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं तो उसमें और भी लोगों का मन करता है कि हम भी वहाँ जाते हैं। सुरक्षा दे, अच्छा खाना दे, सड़क दे, और उनकी बात को कहीं ना कहीं जो कमी है उनको पूरा करने की कोशिश करे। तो मुझे ये लगता है कि बुद्धिस्ट मार्केट या जैन मार्केट जो भी है इंटरनेशनल की, वो भारत में आने को आतुर है और वो आने को तैयार है। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपको होगा कि आर यू हैप्पी विद द बजट एलोकेटेड टू टूरिज्म इन इंडियन बजट? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना कम बजट में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। भारत सरकार से आग्रह है सभी सोशल मीडिया और आपके द्वारा भी कि वो बजट को अपना एनहांस करें, ताकि और ज्यादा रोड शो हो सके, ज्यादा स्टेक होल्डर से वहाँ के लोगों से बातचीत कर सकें और वहाँ के लोगों को बुला सके। और इसके साथ साथ एक और मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जो हमारी वीज़ा प्रणाली है उसको भी जल्दी करें। ये नहीं कि वीज़ा 10 दिन में लग रहा है, 15 दिन में लग रहा है। हम हालांकि काफ़ी देशों को ऑनलाइन वीज़ा दे रहे हैं, तो उसके बाद भी जो लोग ऑनलाइन भी करते हैं उन्हें देरी लगती है, क्योंकि वो तो कई बार 2 दिन में वीज़ा लेना चाहते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, अगर आदमी ब्लैक लिस्टेड नहीं है और कोई ऐसी देश के विरोध उसने कोई ऐसी बात नहीं की, तो हमें उससे बुला लेना चाहिए जल्दी और 15 दिन 20 दिन जो भी भारत सरकार की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से उन्हें वीजा मिलना चाहिए, ताकि वो देश में जो नंबर है, जो देश की प्रगति है, जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, वो ज्यादा से ज्यादा। आपके हिसाब से जैसे अभी शायद 2000 करोड़ के अलॉटमेंट होता है केंद्रीय बजट में टूरिज्म के लिए, पर्यटन के लिए, तो वो आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? मुझे लगता है कि उसको 5 गुना और बढ़ा देना चाहिए। 5 गुना कम से कम, मतलब एटलीस्ट 10,000 करोड़ तो होना ही चाहिए, कैसे भी हो। उससे कम से कम उसके आगे बढ़ता जाए, बट
उससे कम नहीं होना। बिल्कुल बिल्कुल सच है ये। बिल्कुल। थैंक यू सो मच कि आपने हमें एनलाइटन किया, और आगे फिर एक बार आपसे मिलेंगे और भी बात करेंगे। अब जैसे कुंभ अभी गया है, एंड कुंभ इज अ वेरी एनकरेजिंग थिंग कि उसके बाद बहुत फॉरेन टूरिस्ट हमारे पास आए, एंड हमने वर्ल्ड को दिखा दिया है कि हम इतने सारे टूरिस्ट को हैंडल कर सकते हैं। तो इस पे तो आप एग्री करते हैं? सर मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आदमी में शक्ति हो तो कुछ भी कर सकता है। चीफ मिनिस्टर अच्छा था, उन्होंने सुरक्षा की पूरी गारंटी दी। मैं भी गया, मैं तो किसी को फोन कर रहा था, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने दिल्ली उनसे पूछा यूपी पुलिस से कि सर पुलिस स्टेशन कहाँ है, कैसा कोई तकलीफ हो तो मुझे बताएगा, मैं तैयार हूँ आपकी तकलीफ को दूर करने के लिए। मैंने कहा मुझे कोई आदमी मिलने वाला है, तो वो आराम से वो व्यक्ति मुझे वहां लेके छोड़ के आया, जबकि मैंने उसे ये नहीं बताया कि मैं पर्यटन विभाग में काम किया, एक आम नागरिक के रूप में काम किया। तो ये तो सर बात है। और दूसरी बात मैं ये भी जरूर बोलूंगा कि देखो जी, भगवान तो सभी तो हाथों में लकीरें देता है, लेकिन रंग हमें भरना पड़ता है। टूरिज्म सबका कार्य है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे आम आदमी हो। अगर टूरिज्म और सबको मिलजुल के ऐसे बात रहे तो प्रेम करना पड़ेगा, ऐसा कुटुंबकम करना पड़ेगा। हम तो विश्वास भी करते हैं कि अतिथि देवो भव, सब मिलकर काम करेंगे तभी देश में पर्यटन का एक अच्छा नंबर बढ़ेगा और हम सब लोग उसे अपने आप को एक खुशी के रूप में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा मुझे बुलाने के लिए। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट डाल के बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले एपिसोड में फिर हम मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।